हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर अपना शेयर को होल्ड करते हो तो ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। तो आज की इस वीडियो में हम डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स पे भी नज़र डालेंगे और समझते हैं कि क्या इसके टारगेट्स बन सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने ये ट्रेंड की एनालिसिस करना चाहता हूँ 3 टाइम फ्रेम की, डेली, वीकली और मंथली, क्योंकि ये 3 टाइम फ्रेम की एनालिसिस एक ट्रेंड बताती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए किस डायरेक्शन में प्राइस जा सकती है। तो चलिए आपके सामने मैंने ये डेली चार्ट को लगाया है। आरएसआई की जो लेवल निकल कर आ रही है वो 51 की है। एमएससीडी की तरफ देखेंगे तो एक बेयरिश मोमेंटम बनी है। तो ऑफ कोर्स डेली चार्ट पे जो है वो मोमेंटम बेयरिश है, क्योंकि आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे तो वहाँ पे भी एक मोमेंटम जो है वो बेयरिश ही है। वीकली चार्ट पे अगर बात करेंगे तो आरएसआई की जो लेवल निकल कर आती है वो 64 की है। मोमेंटम बुलिश है। एमएसडी की तरफ ही अगर देखेंगे तो मोमेंटम बुलिश है। बियरिश क्रॉसओवर तो बना है, लेकिन क्रॉसओवर का मतलब ये नहीं कि सेलिंग आ जाएगी। ये 100% कुछ भी नहीं होता। तो मोमेंटम अभी भी बुलिश है वीकली चार्ट पे। लेकिन अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो ये कुछ और ही डायरेक्शन बता रही है। इसके हिसाब से जो है वो मार्केट बियरिश है, क्योंकि इसने पिछले 3 वीक की सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया है, नीचे की क्लोजिंग भी दे दी है और अब ये कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है पिछले 3 वीक से। तो मैं वीकली चार्ट पे भी बेयरिश समझूंगा। तो इंडिकेटर्स को बस इंडिकेशन के लिए ही यूज कीजिए। कंफर्मेशन जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न देती है और कैंडलस्टिक पैटर्न के जो इंडिकेशंस है वो बेयरिश है। और अगर मैं मंथली चार्ट पे बात करूँ तो मंथली चार्ट पे जो आरएसआई की लेवल निकल कर आती है वो 85 की है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे ओवरबॉट हो चुकी है। एमएससीडी पे मोमेंटम जो है बुलिश है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बुलिश मोमेंटम बनी हुई है। तो आपके सामने मैंने ये जो 3 टाइम फ्रेम की एनालिसिस की है, इसमें डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे तो मोमेंटम जो है वो बेयरिश है, लेकिन मंथली चार्ट पे बुलिश है। लेकिन ये भी बात समझ लीजिए, जो 85 की आरएसआई की लेवल है वो एक ओवरबॉट रेंज में है, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकती है। मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि करेक्शन आएगी, क्योंकि मुझे लगता है जब तक आरएसआई के लेवल 70 के नीचे ना आ जाए मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अगर मैं सपोर्ट जोन की बात करूँ तो 3100 के लेवल और 2800 की जो लेवल है, ये जो जोन है 3100 2800 की जो जोन है वो एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट जोन है डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर मार्केट के अंदर फॉल आती है कोविड की वजह से, या फिर जो भी मार्केट के अंदर अभी जो सेलिंग प्रेशर चल रही है, अगर इस प्रेशर में फॉल आती है तो मुझे लगता है ये लेवल तक आ सकती है प्राइस। अगर इस लेवल में आती है तो मुझे लगता है आपको यहाँ से बाय करनी चाहिए। लेकिन अगर ये लेवल भी तोड़ देती है, ये जोन को तोड़ के नीचे चली जाती है, तो अपना पूरा एग्जिट करके निकल जाना भाई, मार्केट नीचे आ सकती है। तो मतलब ये जो 2800 के लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लेवल है। तो ये आप अपने भी चार्ट पर मार्क करके रख लेना। मुझे नहीं लगता इस लेवल तक आएगी, इतनी ज़्यादा फॉल नहीं आएगी। अगर फॉल आएगी भी तो 3000 तक के लेवल तक ही आएगी, 3100 के लेवल तक, वहाँ से रिटर्न हो जाएगी प्राइस। अगर आपके पास इसकी शेयर्स है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हो अभी, क्योंकि मुझे जो लगता है ये भी जो इसने सपोर्ट लिया है 33,300 के लेवल पे, 3,300 के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है। अगर इस सपोर्ट से आप बाय किए हो या फिर अगर इसकी होल्डिंग है तो आप 4200 के टारगेट तक वेट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए 4200 के टारगेट मुझे दिखाई देती है और बहुत ही जल्दी आपको 4200 के लेवल पे दिख भी जाएगा ये प्राइस। लेकिन 4200 के लेवल के बाद आप बिल्कुल भी होल्ड मत करना, वेट मत करना, मार्केट से एग्जिट कर लेना, क्योंकि 4300 की जो लेवल है वो बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस है और इसी की लेवल पे जो है वो मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है आरएसआई के लेवल पे भी। तो मुझे लगता है 4300 की लेवल पे ये सस्टेन नहीं करेगा और वापस नीचे आ सकती है। तो 4300 के लेवल 400 के लेवल पे बाय बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे आप फिर बाय करोगे। एक पुल बैक मिलेगा 4200 के लेवल तक, उसके बाद एक ट्रेंड वापस रिवर्स करेगी, एक करेक्शन आएगी। चलिए अब मैं कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात कर लेता हूँ। बिज़नेस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बिज़नेस को नहीं समझेंगे तो आप
इसमें होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप टिक नहीं पाएंगे मार्केट में, क्योंकि ये बिजनेस ही बताती है आपको कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो इसकी जो बिजनेस है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की है। मतलब ये कंपनी क्या करती है, लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, तो उसके नाम के लिए प्रोडक्ट बनाती है, उसके नाम से प्रोडक्ट बनाती है और बाद में कंपनी को वापस दे देती है। कंपनी अपना बैनर लगाती है और उसे मार्केट में बेच देती है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की असेंबलिंग करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मतलब सभी चीज़ के इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी उठा लो मार्केट में, वह हर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ की असेंबलिंग करती है। इसकी खुद की कोई ब्रांड नहीं है, याद रखिएगा। डिक्सॉन की खुद की कोई मोबाइल नहीं है, डिक्सॉन की खुद की कोई एसी नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है इसकी। ये दूसरे की कंपनियों के लिए काम करती है, दूसरे की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेती है, उसके लिए सारा प्रोडक्ट बना देती है, एक फिनिश प्रोडक्ट बना के उसको हैंड ओवर कर देती है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, एप्पल क्या करती है, फॉक्सकॉन को ऑर्डर दे देती है कि मेरे लिए एक फ़ोन बना दो, और उसके साथ उसको स्पेसिफिकेशन दे देती है कि मुझे जो फ़ोन में ये स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। तो फॉक्सकॉन क्या करती है, उसके लिए एक कंप्लीट फ़ोन बना देती है, उसको असेंबल कर देती है। और फॉक्सकॉन क्या करती है, उसके नाम पे एप्पल का ब्रांड लगा देती है और फिर एप्पल को वापस दे देती है। एप्पल क्या करता है, उसे मार्केट में जाके बेच देता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है और यही डिक्सन टेक्नोलॉजी भी करती है। सैमसंग, भारती एयरटेल, पैनासोनिक, श्योमी, ये सब इसके वेंडर्स हैं जो इसे मैन्युफैक्चरिंग के काम देते हैं। अभी श्योमी के जो एलईडी बल्ब की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी ही करती है। मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन करती है, लेकिन ब्रांड जो है वो श्योमी का लगा रहता है। तो काम यही है, बनाती ये कंपनी है, बेचता कोई और है। और डिक्सन को ही इंडिया का फॉक्सकॉन बताया जा रहा है आने वाले समय में। और मुझे भी लगता है कि आने वाले समय में इंडिया का ये फॉक्सकॉन कंपनी बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक की मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो कंपनी है, वो डिक्सन है। क्योंकि ये बहुत ही बड़े लेवल पे ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की असेंबलिंग कर रही है। अगर मैं एग्जांपल पे बात करूँ तो देखो, अभी जो रिसेंटली टाई अप किया था भारतीय एंटरप्राइज ने डिक्सन के साथ, तो तो ये जो है वो 5G को लेकर ही टाई अप हुई है। क्योंकि जब 5G आएगी तो इसे नए मॉडेम्स की ज़रूरत होंगे, नए एडवांस लेवल पे रूटर की ज़रूरत, राउटर की। तो ये मॉडेम्स, ये राउटर्स, ये भारतीय एयरटेल खुद नहीं बनाएगी, ये किसी को कॉन्ट्रैक्ट देगी जो इसने डिक्सन को दिया है। डिक्सन क्या करेगी, इसके लिए राउटर्स बना देगी, इसके लिए मॉडेम्स बना देगी, और इसके नाम पे मतलब प्रोडक्ट पे भारतीय एयरटेल का बैनर होगा और भारतीय एयरटेल उसे बेच देगी। तो कंपनी के पास अभी बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक लगी पड़ी है। फ्यूचर जो है डिक्सन का वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी देखो, फ्यूचर इसलिए अच्छा है क्योंकि देखो, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों है, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत सस्ता है। लेबर कॉस्ट बहुत सस्ता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत सस्ता है, जिसकी वजह से चाइना लीडर है मार्केट में। और उसके बाद जो लेबर सबसे ज़्यादा सस्ता है वो इंडिया में आपको लेबर सस्ता मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। और सरकार ये कोशिश भी कर रही है कि किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस को है वो नीचे लाया जाए, कम किया जाए। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम हो जाएगी ना, तो बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो डिक्सन अभी के लेवल पे, इंडिया के लेवल पे बहुत बड़ी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इसका फ्यूचर अभी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। चलिए मैं कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स पे भी नज़र देखता हूँ, कंपनी की क्या हालात है। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 25% है, जो बहुत ही अच्छी लेवल पे है। प्रोमोटर होल्डिंग का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 35% ही प्रोमोटर्स के होल्डिंग है, बाकी के लोग ने अपने पॉकेट झाड़ के निकल गए हैं। पी की जो वैल्यू है वो 158 के, मतलब यह बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड वैल्यू है। डेप्ट जो है 76 करोड़ का है। मतलब ये तो नॉमिनल डेप्ट है, जीरो डेप्ट ही समझिए इसे। सेल्स की जो ग्रोथ है वो 45% की, जो बहुत अच्छी सेल्स की ग्रोथ है। और मैंने आपको बताया कि इसके फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि और लेबर कॉस्ट जो इंडिया में इतनी सस्ती है, इसकी वजह से ही बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी टारगेट जो है इंडिया पे बनाई है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे अच्छा हब बनते जा रहा है इंडिया। प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो भी 3% की ग्रोथ है। देखिए ये दोनों बहुत अच्छी है, सेल्स ग्रोथ भी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है। प्रॉब्लम जो है वो प्रोमोटर होल्डिंग में है, प्रॉब्लम जो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में है।
चलिए कंपनी की पीएल देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेट सेल्स जो है वो हर ईयर इंक्रीजिंग है। मार्च 2020 में जो नेट सेल्स थे वो 3600 करोड़ की थी, काफ़ी डिसेंट है। एक्सपेंडिचर जो है वो 3400 करोड़ की है। मतलब कंपनी अपनी स्टाफ पे, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च करती है वो एक साल में वो है कुछ 3400 करोड़ का वो खर्च करती है। मतलब ये मिनिमम खर्च है और ये तो हर साल इंक्रीज होती जा रही है इसका खर्च। ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीजिंग है और मार्च 2020 में जो पिछले साल की जो नेट प्रॉफिट थी वो डबल थी। इसकी प्रॉफिट और लॉस की जो बुक है वो बहुत अच्छी है। चलिए बैलेंस शीट पे देखते हैं। कंपनी के पास जो टोटल रिजर्व है वो 500 करोड़ की है और टोटल लिएबिलिटी जो है वो 1400 करोड़ की है। ये बैलेंस शीट तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि आप देखिए जो टोटल रिजर्व और टोटल लिएबिलिटी के रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब 3 टाइम्स लिएबिलिटी है इसके पास। मतलब कंपनी के जो बैलेंस है, जो इसका पास इमरजेंसी का पैसा है जो अपने पास रखी है किसी अर्जेंसी के लिए, वो सिर्फ 500 करोड़ का है और 1500 करोड़ का उधारी है इसके पास। और उसके बाद ये देख लीजिए कंपनी का हर साल का जो खर्चा है वो 3500 करोड़ का, मतलब 3400 करोड़ का एक साल का खर्चा है। और कंपनी के पास अगर इमरजेंसी यूज के लिए जो पैसे है वो सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ की है। तो ये कहीं ना कहीं अगर कंपनी के पास कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई या कंपनी अगर बंद पड़ने लगी, सेल्स डाउन हो गए, तो ये कंपनी एक साल भी नहीं टिक पाएगा, 6 महीने भी नहीं टिक पाएगा, ये कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसी हालात है इसकी। तो फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन इस बात को भी आप समझो, फाइनेंशियल्स इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि कंपनी अभी एक्सपेंशन पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी बनने नहीं वाली है। बाद में चलकर ये बहुत बड़ी कंपनी होगी और इसके रिजल्ट भी बाद में बहुत अच्छे बन जाएंगे। अभी कंपनी का जो मेन फोकस है वो एक्सपेंशन पे है, क्योंकि भारत की नंबर 1 कंपनी बनेगी ये मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसलिए ये अभी सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा रहे हैं, अपने एक्सपेंशन पे लगा रही है। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है इसकी। तो इस लेवल पे कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट आपको बैलेंस शीट पे अच्छी नहीं मिलेगी आपको। फ्यूचर का सोचोगे तो कंपनी बहुत अच्छी दिखाई देगी। प्रेजेंट में अभी फाइनेंशियल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कंपनी बहुत अच्छी है। और दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम मुझे दिखाई दी इसके बैलेंस शीट में, वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। प्रोमोटर ने अपने होल्डिंग हटा ली है, 35% की होल्डिंग है बस। जो और तो ये सब भी कुछ बातें हैं जो मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली वीक बताती है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन फंडामेंटल्स जो है वो इसके स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि आप देखो इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छे हैं, फ्यूचर बहुत अच्छा है, कंपनी के सेल्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। और आप अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, जो इंडिया का फ्यूचर क्या होगा जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्योंकि बाहर की जो भी कंपनी है, जो बिग ब्रांड्स है, वो खुद नहीं चाहती हैं कि हम खुद बनाएं, क्योंकि उनके यहाँ खुद का लेबर बहुत महंगा है। तो तो अब Xiaomi को भी देखो, एलईडी बल्ब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बनाती है। सैमसंग भी देख लो, सैमसंग की जो एलईडी टीवी है वो भी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी बना रही है इंडिया के अंदर। तो बहुत सारी बिग कंपनी है जो अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव कर रही है। तो फ्यूचर अगर देखोगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन है वो इसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है। तो करेक्शन आनी तय है, इसमें करेक्शन आएगी। लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल बने रहो। और मैं बोलता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रखोगे तो नीचे आने पे आप बाय कर लेना। और इंडिया में तो वैसे भी चाइना से जो मोबाइल्स आती है उसको बैन करने के चक्कर में है, उसके सप्लाई कम करने के चक्कर में है। तो अगर ये सप्लाई कम होती है तो यहाँ पे डिक्सॉन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। तो इन दी फ्यूचर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है डिक्सॉन के पास। तो इसमें बाय करके चलिए। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल बोल रहा हूँ कि करेक्शन आएगी। लेकिन अगर आप इसमें शेयर्स को होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत अच्छा है और बिल्कुल होल्ड करो। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अगर आपको कुछ क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया है। चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है,
कोई भी सर्विस के लिए कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है और ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।